सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये सिफारिश करती है बहुभाषावाद की, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को ये प्रमोट करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो ये बल देती है फ्रेंड्स सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। इससे आपके दो क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार बच्चा जो गलतियां करता है वो नेगेटिव नहीं है बल्कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता भी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो इसको दर्शाना चाहिए फ्रेंड्स विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक एंड मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति। देखिए, एनईपी 2020 आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ये मैंने भी आपको करवाया हुआ था, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इन्होंने बोले हैं इसमें। ठीक है, इन्होंने कहा है बच्चों का चहुमुखी विकास करना है। सबसे पहली बात 360 डिग्री जो है असेसमेंट करना है बच्चों का, यानी कि 360 डिग्री मूल्यांकन करना है। और उस मूल्यांकन में सिर्फ पेन पेपर टेस्ट का मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि बच्चों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों चीज़ों का मूल्यांकन करना है। मैंने आपको न्यूमोनिक से याद करवाया था, आपको याद होगा CAP, कैप। अब इनका फुल फॉर्म क्या होगा? C फॉर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, A फॉर अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और P फॉर साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक, या फिर इसको शारीरिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स यह आधारित है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ठीक है, वाइगोत्स्की की थियोरी भी मैंने आपको करवाई है। तो ये समाज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, संस्कृति को भी देते हैं और भाषा को भी महत्व देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल थियोरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है। इस बात को नकारा है, ठीक है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो वो है फ्रेंड्स हार्वर्ड गार्डनर। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है और आपको बताया भी है कि ये टॉपिक सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये रिपीटेडली आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है 8 प्रकार की होती है और इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो 8 प्रकार हैं ना बुद्धि के, इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग बुद्धि के ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है। जैसे किसी शिफ्ट में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे बना था, किसी में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से बना था, किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से बन सकता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं डिटेल में आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि थियोरी मैंने ऑलरेडी करवाई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स कुछ नोट्स मैंने शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये होता है फ्रेंड्स सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी है
नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहला पूर्व परंपरागत, जिसे प्री कन्वेंशनल पीरियड कहते हैं। दूसरा परंपरागत, जिसे कन्वेंशनल पीरियड कहते हैं। एंड तीसरा उत्तर या फिर गैर परंपरागत, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि आपकी शिफ्ट में इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो ये है फ्रेंड्स भाषाई बुद्धि की विशेषता। देखिए हावर्ड गार्डनर, मैंने बोला था ना 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने, तो जो भाषाई बुद्धि है वो भी 8 प्रकार में से एक है। तो भाषाई बुद्धि पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, भाषा का उपयोग, तो ये भाषाई बुद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। ये क्या दर्शाता है? अब बताओ, 4 साल का बच्चा है और वो बोलता है कि गुड़िया जो है उपहार में उसको दी, गिफ्ट में किसी ने दी उसको, और वो क्या बोलता है कि मैं इस गुड़िया का क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से थोड़ी ना खेलते हैं। अब ये क्या है? ये तो साफ साफ जेंडर बायसनेस है ना, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि कहीं पर ये थोड़ी लिखा है कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलेंगे या फिर लड़कियां ही गुड़ियों से खेल सकती हैं। तो ये सीधा सीधा है जेंडर रूढ़िवादिता। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है ना, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, हर शिफ्ट में जेंडर रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। ठीक है, बच्चों का जो आकलन है वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनुअल जो एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि वार्षिक परीक्षाएं जो होती हैं, उनके थ्रू ही आप बच्चों का असेसमेंट करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है बच्चों का जो असेसमेंट होता है ना, आकलन, वो कंटिन्यू करना चाहिए। इसीलिए सीसीई का कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज़ करवाई थी उस प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, समालोचनात्मक सोच मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग तो होते हैं कि उन्हें आप कोई चीज़ कह दो तो वो एज इट इज़ उस चीज़ को मान लेते हैं, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि अगर आप उन्हें कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम समालोचनात्मक चिंतन। ठीक हो गया। तो समालोचनात्मक चिंतन मतलब यही होता है कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं। ठीक है, तो यही होता है समालोचनात्मक चिंतन। तो इसको बढ़ावा दिया जा सकता है कैसे? देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय की रूपरेखा तैयार कीजिए। आप स्टूडेंट से ये कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेगा, अपनी समालोचनात्मक चिंतन करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो फ्रेंड्स वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? देखिए फ्रेंड्स, पियाजे की जो थियरी है ना, उसी से ये क्वेश्चन बना है। तो इसीलिए 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं और कोहलबर्ग हैं। इन तीनों में से आप किसी को भी स्किप करके नहीं जा सकते अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। मैंने आपको करवाया था, देखिए SPCF करके न्यूमोनिक बताया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें से एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें क्या करती है, बच्ची जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे ये नहीं पता कि अगर पानी से बर्फ़ बन रहा है तो बर्फ़ से पानी भी बन सकता है। यही होती है प्रतिवर्ती सोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है सांस्कृतिक उपकरण। अब देखिए वाइगोत्स्की से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में संस्कृति, समाज या फिर भाषा, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो ना, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों की बात करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखिए बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, ये और भी किसी ने कहा है, ये किसने कहा है? पियाजे ने। ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो फ्रेंड्स आंसर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। प्रासंगिक नहीं है बल्कि क्या हैं? अप्रासंगिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो आंसर होगा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो ये है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, मास्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है फ्रेंड्स बहुविषयकता, या आप कहेंगे बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। साथ ही साथ एक टॉपिक और बताऊं फ्रेंड्स मैं आपको, जिससे इस बार क्वेश्चन बन रहे हैं, वो है निपुण भारत। ठीक है, ये नया टॉपिक है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से पहले तक CTET में कभी क्वेश्चन नहीं बना था, पर अभी 2023 CTET में ये नया टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो डाली थी और वो अप्रॉक्स 2.5 आप कह सकते हैं 2500 बच्चों ने देख ली है। तो आप भी उस वीडियो को जल्दी देख लीजिए, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो वो कर पाते हैं फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। देखिए संरक्षण, कंजर्वेशन, मैंने आपको समझाया था ना, CCS यानी कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण बच्चों के अंदर मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में आते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षिका को ऐसी समस्याएं बच्चों को नहीं देनी चाहिए जो अमूर्तता की तरफ ले जाएं बच्चों को, क्योंकि देखिए मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में तो बच्चे मूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक लगाएंगे ना। मूर्त चीज़ें क्या होती हैं? जो बच्चों के सामने होती हैं, जिन्हें बच्चे टच और फील कर सकते हैं, और अमूर्त चीज़ें होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं रखी हैं, वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो वो होती हैं अमूर्त चीज़ें। तो टीचर को क्या करना है? अमूर्त चीज़ों को बच्चों के सामने नहीं लाना है, अगर बच्चे मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में हैं तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, या फिर स्टूडेंट्स क्लासरूम में, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। और फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी जॉन डीवी ने, इन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है, और इसीलिए इन्होंने शिकागो में लैब स्कूल भी खोले थे। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए तरीके खोजना, यही होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई है? तो निजी विद्यालयों में आरक्षण की सिफारिश की गई है फ्रेंड्स, 25%। ठीक है। आरटीई से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आरटीई 2009 में कहा गया है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और अगर कोई डिसेबल्ड बच्चे हैं यानी कि किसी में अधिगम अक्षमता है तो उनको 6 से 18 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया। अगर बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिसकैलकुलिया। तो बच्चे को क्या है? डिसकैलकुलिया है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अधिगम अक्षमताएं बहुत सारी होती हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है डिसकैलकुलिया, हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ ले डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, है ना, बहुत सारी हैं ये। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई है, अप्रॉक्स 10 मिनट की है ओनली, उसमें ये सारी अधिगम अक्षमताएं आपको करवाई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो आंसर होगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सीडीपी के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन, जो आपसे सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन क्या है? तो यह कथन सत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? तो वो अवस्था होती है फ्रेंड्स 5 से 7 वर्ष की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो आंसर है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव सा साउंड हो रहा होगा ना कि भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, बट कोई बोझ नहीं दे रहे हैं बच्चों को, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बच्चों को परियोजनाओं यानी कि प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं, इसका आंसर है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साफ कर साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? तो गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, ये हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्व को समझ सकें? तो आंसर होगा फ्रेंड्स, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं, तो इस हेतु आप क्या करेंगे? आप छात्रों को कुछ समूहों में बात कर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर रेडी करने को कहेंगे। ठीक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेंगू है ना, जितने भी वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब आप पढ़ के जाइए। ये आपको ईवीएस में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ साइंस में भी हेल्प करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स ओरल क्वेश्चंस यानी कि मौखिक प्रश्न। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो वो है फ्रेंड्स स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो वो होगी फ्रेंड्स उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, देन उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। देखिए सबसे पहले क्या करना, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, तो इसके अंदर क्या आ गया, FA आ गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना, उसके बाद क्या आ गया, रेमेडियल टीचिंग आ गई, यानी कि आप रेमेडी देंगे, उपचार करेंगे, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगपा जनजाति कहाँ रहती है? तो फ्रेंड्स उत्तर, देखिए ठंडे रेगिस्तान में, भारत के लद्दाख के चांगथांग इलाके में ये बसते हैं, ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। नेक्स्ट है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, तो खास तौर पर वही बनाई जाती है, यह क्या कहलाती है? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि साड़ियों के लिए लोकप्रिय स्थान कौन सा है? तो वो है पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है, तो वह कहाँ कहाँ तक की यात्रा करके आई होगी? तो फ्रेंड्स वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा है, यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है, तो फ्रेंड्स वो है चील। देखिए फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, 3 ऐसे टॉपिक हैं EVS में जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला रेगिस्तानी ओक, दूसरा खेजड़ी वृक्ष, ठीक है, और तीसरा घटपर्णी पौधा यानी कि पिचर प्लांट, जिसे इंग्लिश में नेपेंथीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों टॉपिक आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि EVS में इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तीनों टॉपिक मैंने सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको करवाए हैं, अप्रॉक्स 5 मिनट की वीडियो है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं PDF बना करके, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो फ्रेंड्स यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बेसिकली ये जो ब्रेल लिपि है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये लुइस ब्रेल ने दी थी, और उन्होंने 6 डॉट वाली एक योजना बनाई थी। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, तो वो इन बिंदुओं को टच करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए ये बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो वो हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में कैसे घर होते हैं? तो मनाली में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास जितने भी नोट्स होते हैं मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प होने वाली है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स को। मैथ्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स में आपका 25 नहीं बल्कि 15 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहती है, ठीक है। तो जो कंटेंट रहता है ना सॉल्व करने वाला, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे। छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही स्थानीय मान से रिलेटेड, प्रतिलोम से रिलेटेड, समबाहु त्रिभुज है, आयत है, परिमाप है, ठीक है, ये सब सॉल्व करने वाले हैं। गुणनखंड से संबंधित है, क्षेत्रफल हो गया, भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं, LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड यानी कि भिन्न से संबंधित हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक, ये हो गया कंटेंट का। अब हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो वैन हीले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे पहले। दूसरा एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बन रहे हैं और साथ ही एनईपी 2020 से। ठीक है, ये जो वैन हीले है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए। इन्होंने ज्योमेट्रिकल थॉट का मॉडल दिया था, ये आपको याद होगा, जिसमें इन्होंने 4 लेवल बताए थे। ठीक है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड राइगर। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी। हिंदी में भी जैसे आप जानते हैं एक गद्यांश रहता है और एक पद्यांश रहता है। तो जो ये गद्यांश और पद्यांश होते हैं ना, इनके अंदर से आपसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ में 3 या 4 नंबर की आपकी ग्रामर पूछी जाती है। अब ये जो ग्रामर है ना, बेसिक लेवल की पूछी जाती है, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे शाब्दिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आप कहेंगे इक प्रत्यय है। तो प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है, संधि हो गया, समास हो गया। ठीक है, और आपका उपसर्ग प्रत्यय, ये मैंने आपको बता ही दिया, और समास, ये आप पढ़ के जाइए, आपका हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे अदर कुछ नहीं आता है। जैसे शाब्दिक शब्द है, आप इसको तोड़ेंगे, उसके बाद आपका प्रत्यय क्या निकलेगा, इक निकलेगा। संधि से संबंधित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए थे, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाए थे। आई होप आपने वो पीडीएफ देख ली होगी। नेक्स्ट देखते हैं डिसलेक्सिया से रिलेटेड। अब देखिए 15 मार्क्स की पेडागोजी भी रहती है ना हिंदी में, तो पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न। ये क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसऑर्डर, तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, बहुभाषिकता हो गई, संप्रेषण से संबंधित हो गया, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, वाचन और पठन कौशल जो मैंने आपको करवाए थे ना, LSRW, ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, भाषाई कौशल, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भाषा और कौशल से संबंधित देखिए, ये इससे भी है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे कि आप जानते हैं पैसेज रहता है एक, और एक पोयम रहती है। साथ में इंग्लिश की पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, उसमें स्टीफन क्रैशन से क्वेश्चन बन रहा है। ये भी मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए थे और वीडियो भी अपलोड करी हुई थी। स्टीफन क्रैशन ने क्या किया है, 5 हाइपोथेसिस दी हैं। आई होप आपने वो देख ली होंगी, उसे भी ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइगॉत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए रेगुलरली, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और जो अपकमिंग सीटेट है ना, आने वाला सीटेट, उसकी प्रिपरेशन भी हम करेंगे आराम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।